हेलो स्टूडेंट, और बेटा क्या हालचाल। चलिए आज हम लोग लेके आए हैं आपके लिए क्लास 11th का एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर के जितने भी पार्ट आपको बताए गए, चाहे वो आप बाउ रूल पे हो, हुंस रूल पे हो या हाइजेनबर्ग रूल पे हो, ठीक है, जितने भी आपको पार्ट्स बताए गए उन सभी के आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की आज प्रैक्टिस कराता हूं मैं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है मेरे बच्चों, गौर करिए। क्या लिखा हुआ है? आयन जिसमें सबसे अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। सबसे अधिक क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको फाइंड करने हैं। तो चलिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां से हम लोग फाइंड करने की कोशिश करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या दिया गया है आपको? दिया गया है Fe ट्रिपल पॉजिटिव। क्या दिया गया है बेटा? Fe ट्रिपल पॉजिटिव, कोबाल्ट ट्रिपल पॉजिटिव, Ni डबल पॉजिटिव और Cu डबल पॉजिटिव। तो हमें यह बताना है कि इन चारों में से सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसमें है। तो चलिए सबसे पहले हम तीनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। Fe ट्रिपल पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो क्या आएगा बेटा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 और 3d5। ठीक है, क्लियर है बेटा? चलिए आई होप यहां तक क्लियर हो रहा होगा। हमारे पास Fe ट्रिपल पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 3d5। तो यहां पर चूंकि अगर हम बात करें तो D पर कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं बेटा? 5 इलेक्ट्रॉन। कितने? 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, डी पे इसमें कितने आ रहे हैं? 5 इलेक्ट्रॉन। तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन Fe ट्रिपल पॉजिटिव में कितने आ रहे हैं? 5। अब चलिए कोबाल्ट पे बात कर लेते हैं। तो कोबाल्ट ट्रिपल पॉजिटिव, तो कोबाल्ट कितना होता है बेटा? एटॉमिक नंबर 27। ट्रिपल पॉजिटिव का करना है तो क्या करेंगे? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 और 3d कितना हो जाएगा हमारे पास? 6 हो जाएगा। 3d 6 हो जाएगा। यहां पर अगर गौर करें तो हमारे पास चूंकि 27 में 3 चले गए, 24 का करना था। 2 2 4 6 10 12 6 18 18 6 24। यहां पर अगर गौर करें बेटा तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन है डी पे, तो 1 2 3 4 5 और ये 6। तो यहां पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके कितने आ जाएंगे? 4 आ जाएंगे। अब आते हैं बेटा Ni डबल पॉजिटिव पे। तो Ni डबल पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें तो क्या आएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 और 3d8। ठीक है, क्योंकि Ni डबल पॉजिटिव का निकालना था तो हमारे पास डी पे कितने आ जाएंगे बेटा? अगर हम गौर करें कितने? 8 इलेक्ट्रॉन है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां और आठवां। तो इस पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे? 2। अनपेयर्ड का मतलब क्या होता है? जिनके जोड़े नहीं बनते हैं। ठीक है, अगर हम Cu डबल पॉजिटिव पर बात करें बेटा तो Cu डबल पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या आ जाएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 और 3d9। कितना आ जाएगा? 3d9 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये एक्सेप्शन होता है तो 4s में 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा और 3d में 10 जाएगा, तो 1 यहां से हटेगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से हटेगा। तो हमारे पास इसमें अगर हम बात करें बेटा तो हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे? इसमें गौर करें तो कितने? 9। तो 5 2 7 1 8 1 9। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने आ गए बच्चा मेरे? इस पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 हो गया। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा Fe ट्रिपल पॉजिटिव में ज्यादा है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? Fe ट्रिपल पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि उसने पूछा था आयन जिसमें सबसे अधिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे अधिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें बेटा? Fe ट्रिपल पॉजिटिव। Fe ट्रिपल पॉजिटिव में नंबर ऑफ 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कोबाल्ट ट्रिपल पॉजिटिव में नंबर ऑफ 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है।
निकल में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है और कॉपर डबल पॉजिटिव में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है। तो इसका राइट आंसर Fe ट्रिपल पॉजिटिव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपबाउ का सिद्धांत लागू नहीं होता। अच्छा, आपबाउ का सिद्धांत लागू नहीं होता, पहले मेरी बात समझो कि आपबाउ नियम क्या होता है। आपबाउ नियम कहता है कि परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते क्रमों में कोषों में भरे जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉनों के बढ़ते क्रम, अच्छा इसमें 2 अपवाद होते हैं। अपवाद अगर हम जनरली बात करें तो बेटा आप बताओ मुझे, कॉपर 29 होता है एटॉमिक नंबर, आर्गन एटॉमिक नंबर 18 होता है। फिर कॉपर की बात करें तो ये फिर से 29, आर्गन की बात, क्रोमियम की बात करें तो ये होता है 24, क्रोमियम की बात करें तो ये होता है 24, आर्गन की बात करें तो ये होता है बेटा मेरे 18, आयरन की बात करें तो ये होता है 26 और एजी की बात करें तो ये होता है 47। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए कि उसने कहा है आपबाउ का सिद्धांत लागू नहीं होता। तो एक बात भाई, अपवाद की अगर कंडीशन देखें तो अपवाद हमारे पास यही है। अपवाद हमारे पास कौन सा बनेगा बेटा, इसका सेकेंड नंबर। ठीक है, क्या बन जाएगा, सेकेंड नंबर, क्योंकि कॉपर भी अपवाद होता है और क्रोमियम भी अपवाद होता है। अब यहां पे मैं बताऊं कि कॉपर आपका क्या होता है 29, अगर इसको आप बाउ नियम के आधार पर लिखो तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बनना चाहिए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d9 बनना चाहिए। लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है मेरे बच्चों, गलत होता है। क्यों, क्योंकि ये अपवाद है। तो इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बनता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d10 बनता है। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका मेरे बच्चों क्या होता है, सही होता है। ठीक है, तो ये आपबाउ नियम का क्या करता है, अपवाद होता है। ये आपबाउ नियम यहाँ पे लागू नहीं होता है। इसी प्रकार बेटा मैं क्रोमियम की बात करूं तो क्रोमियम हमारे पास 24 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होना क्या चाहिए था आपबाउ नियम के आधार पर, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d4 होना चाहिए था। लेकिन ये क्या होता है, ऐसे अगर करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो इसका बेटा सही क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s1 3d5 होता है। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मेरे बच्चों सही होता है। ठीक है, तो मतलब कहने का हम ये कह सकते हैं कि कॉपर और क्रोमियम के जोड़े पे आपबाउ नियम लागू नहीं होता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, बी सही हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। एक पी कक्षक में होते हैं, क्या होते हैं भाई, चलो देख लेते हैं। एक पी कक्षक में होते हैं तो देखते हैं बेटा क्या होते हैं। एक पी कक्षक में ऑप्शन क्या कह रहा है, कह रहा है 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, या 2 इलेक्ट्रॉन विपरीत चक्रण के साथ होते हैं, या 2 इलेक्ट्रॉन समांतर चक्रण के साथ होते हैं। तो भैया 2 इलेक्ट्रॉन समांतर चक्रण के साथ तो किसी में हो ही नहीं सकता है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। अब कह रहा है पी कक्षक में, तो आप याद रखना कि एस कक्षक में 2, ठीक है, पी में बेटा, पी में 6 इलेक्ट्रॉन और डी में 10 इलेक्ट्रॉन और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब आप सोचिए पी कक्षक में क्या होते हैं, तो पी कक्षक में आपके 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। 4 इलेक्ट्रॉन होते नहीं है, 2 इलेक्ट्रॉन विपरीत चक्रण के होते हैं, एस कक्षक में होते हैं। तो इसका राइट आंसर हमारे पास बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिगंशी क्वांटम संख्या L बराबर 0, ये 1 नहीं है, L बराबर 0, दिगंशी क्वांटम संख्या का मान L बराबर 0 के लिए ऑर्बिटल की आकृति बतानी है। तो L बराबर 0 मैंने आपको बता रखा है कि जब L बराबर 0 होगा या L बराबर 1 होगा या L बराबर 2 होगा या L बराबर 3 होगा। जब 1 होगा तो ये S कक्षक के लिए होगा, जब L बराबर 0 होगा
तो एस कक्षक के लिए होगा, और जब बेटा एल बराबर 1 होगा तो ये पी कक्षक के लिए होगा, जब एल बराबर 2 होगा तो ये डी कक्षक के लिए होगा, एल बराबर 3 होगा तो ये मेरे बच्चों एफ कक्षक के लिए होगा। ठीक है, अब आपको पता है उसने ये नहीं पूछा है कि किस कक्षक के लिए, उसने पूछा ऑर्बिटल की आकृति बताइए। तो एल बराबर 0 है तो ये एस कक्षक का है, और आपको पता है कि एस कक्षक की आकृति कैसी होती है, गोलाकार होती है। कैसी होती है, गोलाकार। एस कक्षक की आकृति गोलाकार, पी कक्षक की आकृति डंबलाकार, डी कक्षक की आकृति डबल डंबलाकार, और एफ तो जटिल मान लेते हैं। तो देखिए गोली कहां दी गई है, आयताकार होती नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत। डंबल पी के लिए होता है, असममित नहीं होता, तो कौन सा सही है, गोली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कह रहा है, क्लोरीन परमाणु। ठीक है, आई होप क्लियर हो रहा होगा, मजा आ रहा है ना। चलो देखते जाते हैं। क्लोरीन परमाणु के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्याओं का कौन सा समुच्चय सही है। चलिए, क्लोरीन परमाणु के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्याओं का कौन सा समुच्चय सही है, ये 4 दिया गया है। तो क्लोरीन परमाणु के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, तो पहले हम क्लोरीन परमाणु की बात कर लेते हैं। क्लोरीन का हमारे पास 17 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लेते हैं। क्या आएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। ठीक है, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ गया। अब वो कह रहा है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की, तो पी कक्षक पे हम देखते हैं कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कहां है। पी कक्षक में 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, अयुग्मित मतलब हमारे पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कौन सा है, ये मतलब कहने का कि 3p5 में आपको बताना है। तो n का मान तो इसके लिए बेटा 3 हो जाएगा, l का मान 1 हो जाएगा। क्वांटम नंबर में मैंने बता रखा है, इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा क्वांटम नंबर की, उससे आप क्वांटम नंबर का देख सकते हैं वहां पे। n बराबर 3, l बराबर 1 हो गया। अब m का मान फाइंड करने के लिए मैंने बताया था -l से +l तक, तो l का मान 1 है तो क्या आ जाएगा, -1 0 +1। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कहां पर है मेरे बच्चों, ये है, तो इसके लिए m का मान क्या आ जाएगा, +1। अब n l और m भी दिया है, तो चलिए देख लेते हैं बेटा इसका राइट आंसर क्या होगा। अच्छा देखिए गौर से, क्या दिया गया है, n का मान 3 देखो कहां कहां है, तो n का मान तो 2 है, तो पहला तो बिल्कुल गलत हो गया, दूसरा भी बिल्कुल गलत है। अब तीसरे और चौथे में n का मान 3 दिया है। l का मान देखिए 1 कहां दिया है, तो 1 आपका यहां दिया है, l का मान यहां 0, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, सी नंबर। लेकिन राइट आंसर एक चीज देखिए, +-1 दिया गया है। अब आपको पता है कि मैंने बताया था क्वांटम नंबर पे कि -l से +l तक भी होता है और +l से -l तक भी होता है। -l से +l तक 0 सहित, या +l से -l तक 0 सहित, तो वही दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, सी नंबर राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो, बेरिलियम जिसका परमाणु क्रमांक 4 है के चौथे इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्याएं क्या होंगी। तो बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें, बेरिलियम 4 होता है, 4 में 1s2 2s2। अब उसने कहा है चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए, तो 2s2 में चौथा इलेक्ट्रॉन कौन सा होगा, इसका दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा। तो n का मान तो हो गया बेटा 2, l का मान हो गया 0, और m के लिए l का मान 0, तो m का मान ऑलरेडी 0 हो गया, क्योंकि एक कक्षक बनेगी s की और 2 इलेक्ट्रॉन है। तो किस इलेक्ट्रॉन के लिए मेरे बच्चों फाइंड करना है, इस इलेक्ट्रॉन के लिए। तो s की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ऊपर की ओर है मतलब क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव का +1 आएगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव का -1 नेगेटिव का हाफ आएगा। तो देखिए n का मान 2 देखो कहां मैच कर रहा है, n का मान 1 1, यहां 1 1 दिया है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गए। n का मान 2 कहां है, यहां है, तो देखो इनमें कोई सही होगा। l का मान 0 मिल गया, m का मान 0 मिल गया, -1, मतलब आपका डी गलत हो गया, और ये कौन सा सही हो गया बेटा, सी नंबर आपका राइट आंसर हो गया इसका। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो गया, सी नंबर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है।
किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन के विषय में पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए कितनी क्वांटम संख्याओं की आवश्यकता होती है? तो ये तो बहुत सरल है भाई। भाई कह रहा है किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन के पूर्ण ज्ञान के लिए, इलेक्ट्रॉन के विषय में सारी चीज बताने के लिए कि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या है, उसका अभिविन्यास क्या है, बात समझ रहे हैं, वो किस कोष में है, ये सारी बात ज्ञात करने के लिए हमें किस इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, कितने क्वांटम संख्याओं की जरूरत होती है? 4। और वो कौन कौन सी क्वांटम संख्याएं होती हैं मैं यहां पे लिखे दे रहा हूं एक बार फिर से। मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकी क्वांटम संख्या और स्पिन क्वांटम संख्या। ये 4 क्वांटम संख्याओं की आवश्यकता होती है। ठीक है बेटा, ये 4 क्वांटम संख्याओं की आवश्यकता होती है। इसे हम लोग n से प्रदर्शित करते हैं, इसे l से, इसे m से और इसे s से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डी उपकोष में समा सकने वाले, समा मतलब भरे जा सकने वाले, ठीक है, समा मतलब यहां पे भरे जा सकने वाले, डी उपकोष में समा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या। तो भैया पता है s सबसेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 आ सकते हैं, p सबसेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 आ सकते हैं, d सबसेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10 आ सकते हैं, f सबसेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 14 आ सकते हैं। तो d के लिए पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है? क्वांटम संख्या। क्या कह रहा है बेटा? क्वांटम संख्या जो उपकोष की आकृति को निर्धारित करता है। अब क्वांटम संख्या जो उपकोष की आकृति को निर्धारित करता है, किसको निर्धारित करता है? आकृति को। तो मुख्य क्वांटम संख्या तो कोष को प्रदर्शित करता है, ठीक है, दिगंशी क्वांटम संख्या उपकोष को प्रदर्शित करता है, ठीक है, किसको? कोष को और उपकोष को। चुंबकीय क्वांटम संख्या अभिविन्यास को, किसको बेटा? अभिविन्यास को प्रदर्शित करता है, और ये प्रदर्शित करता है कि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन कैसी है, पॉजिटिव क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। तो अब क्वांटम संख्या जो उपकोष की आकृति को निर्धारित करता है, तो उपकोष की आकृति को कौन निर्धारित करता है बेटा? दिगंशी क्वांटम संख्या। भाई एस उपकोष होगा तो गोलाकार, पी उपकोष होगा तो डंबलाकार, डी उपकोष होगा तो डबल डंबलाकार। तो आकृति को कौन निर्धारित करेगा? दिगंशी क्वांटम संख्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? 2s कक्षक के लिए इलेक्ट्रॉनों के कक्षीय कोणीय संवेग। तो बेटा एक बात ध्यान रखना, कोणीय संवेग का सूत्र होता है, कोणीय संवेग का सूत्र क्या होता है बेटा? h/2 √LL+1। ठीक है, ये फार्मूला होता है कोणीय संवेग के लिए। कोणीय संवेग के लिए फार्मूला क्या होता है? h/2 √LL+1। अब उसने पूछा है 2s कक्षक के लिए, तो 2s कक्षक के लिए आप मुझे, आ गया भाई क्वेश्चन पीछे, 2s कक्षक के लिए आप मुझे बताइए, s कक्षक के लिए l का मान तो 0 हो जाएगा। तो जब 2s कक्षक के लिए कोणीय संवेग निकालेंगे तो h/2 √LL+1, तो बेटा क्या आ जाएगा? h/2 √0,0+1। तो ये क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा, खत्म। तो क्या आ जाएगा? h/2। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? h/2। तो देखिए h/2 कहां पर है? सी नंबर में है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? h/2। चलिए नेक्स्ट बेटा, चलिए यहां तक क्लियर हो गया। चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। L = 3
ये 1 नहीं है, ये बेटा L है, ध्यान रखिएगा। L बराबर 3 के उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या, ठीक है, L बराबर 3 के उपकोष में। अच्छा, आपको पता है कि जब L बराबर 0 होता है तो S उपकोष होता है, S सबसेल होता है, S सबसेल होता है बेटा। जब L बराबर 1 होता है तो P सबसेल होता है, P सबसेल। जब L बराबर 2 होता है तो मेरे बच्चों D सबसेल होता है। जब L बराबर 3 होता है तो मेरे बच्चों क्या होता है, F सबसेल होता है, ठीक है। अब आप बताओ क्या कह रहा है, L बराबर 3, तो L बराबर 3 तो कौन सा सबसेल होगा बेटा, F सबसेल। और F में S सबसेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना आ सकता है, 2, P में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 6, D में 10 और F में बेटा 14। तो देखो इसका 14 आंसर आ रहा होगा कहीं ना कहीं, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया बेटा, 14। इसका राइट आंसर आपका 14 हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मुख्य क्वांटम संख्या n के मान होते हैं। तो आपको पता है कि मुख्य क्वांटम संख्या के लिए आपको बताया जा चुका है कि मुख्य क्वांटम संख्या का मान 0 को छोड़कर, 0 को छोड़कर कोई भी पूर्णांक संख्या हो सकती है, ठीक है, हो सकती है। तो आप बताओ 1 से 10, 1 से इन्फिनाइट तो 1 से n-1 और 1 से 50, तो 1 से इन्फिनाइट करिए, इसका राइट आंसर क्या लगाएंगे मेरे बच्चों, 1 से इन्फिनाइट तक। क्लियर है, क्या आएगा इसका राइट आंसर, 1 से इन्फिनाइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ हाँ, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या था। निम्न निम्न कौन सी क्वांटम संख्या श्रोडिंगर तरंग समीकरण से प्राप्त नहीं होती है। तो आपको पता है मेरे बच्चों कि श्रोडिंगर तरंग समीकरण जो होता है वो क्या होता है, d² साई अपॉन dx² प्लस d² साई अपॉन dy² प्लस d² साई अपॉन dz² प्लस 8 पाई स्क्वायर m e-v अपॉन h² साइन इक्वल टू 0। ये आपकी श्रोडिंगर तरंग समीकरण होता है। इससे बेटा 3 क्वांटम संख्याएं ज्ञात होती हैं। पहली मुख्य क्वांटम संख्या, याद रखिएगा, इससे 3 क्वांटम संख्या ज्ञात होती हैं। मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या, ठीक है, और आपका तीसरा होता है चुंबकी क्वांटम संख्या। इससे केवल और केवल कौन सी क्वांटम संख्या ज्ञात नहीं की जाती है, स्पिन क्वांटम संख्या ज्ञात नहीं की जा सकती है। तो आपको पता है मुख्य क्वांटम संख्या को n से प्रदर्शित करते हैं, दिगंशी को l से और चुंबकी को m से। तो कौन सी नहीं ज्ञात की जा सकती है, स्पिन क्वांटम संख्या। कौन सी बेटा, स्पिन क्वांटम संख्या श्रोडिंगर तरंग समीकरण से ज्ञात नहीं की जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या दिया गया है, किसी मुख्य कोष n में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या, ठीक है, किसी मुख्य कोष n में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या। तो बेटा एक बात ऐसे समझिए, माना कोई कोष 3 है, n की वैल्यू 3 है। जैसे
मैं ये कहूं कि हमारे पास सेल हैं के, एल, एम और एन, ये हमारे पास सेल है, ये पहला सेल, दूसरा और तीसरा, चौथा, ठीक है, ये हमारे पास 3 सेल है। तो आपको पता है कि उसने पूछा है अधिक इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या। तो एक बात बताओ, इसके लिए एस सब सेल आता है, इसके लिए एसपी आते हैं, इसके लिए एसपीडी आते हैं, इसके लिए एसपीडी एफ आते हैं। तो आपको पता है कि इसमें मैक्सिमम कितने होते हैं, 2, 8, चलो 2, 8, 18 और 32, तो 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है। सपोज करो कि अगर 3 लिया है तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 18। अब बेटा क्या है, 3 को 18 में डिवाइड करना है तो n स्क्वायर से बनेगा नहीं, क्योंकि 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा फॉर्मूला, ठीक है। उसके बाद n, तो अगर मुख्य क्वांटम संख्या हमने 3 मानी है तो n का मान 3, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब बात करते हैं 2n स्क्वायर की। तो एक बात सोचो, n का मान अगर 3 रखें तो 3 त्रिका 9 दूनी 18, तो इसका मतलब ये ऑप्शन राइट हो रहा है। यहां पर देखें तो 3 त्रिका 9, 9 तिया 27, 27 तो इलेक्ट्रॉन हो नहीं रहते, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये। तो चाहे आप ऐसे कोई भी सेल मान के निकाल लीजिएगा, और चाहे आप सीधे सीधे रट लेना कि किसी मुख्य कोष के लिए इलेक्ट्रॉनों के अधिकतम संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, 2n स्क्वायर होता है। क्लियर है, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ये देखिए, अपभ्रष्ट कक्षक वे होते हैं जिनमें, अपभ्रष्ट कक्षकें क्या होती हैं, जिनमें ऊर्जाएं समान होती हैं, जिनमें क्या होती हैं, ऊर्जाएं समान होती हैं। ऊर्जा कैसे समान हम लोग मानते हैं, n+l रूल के आधार पर। तो ऊर्जाएं समान किसमें होंगी, ऊर्जाएं समान होंगी वो क्या होते हैं बेटा, अपभ्रष्ट कक्षकें होती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ये देखिए क्वेश्चन आया आपके पास, आपको लगाने लायक है क्वेश्चन। 3D3 निकाय के तीसरे इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या के मान। तो 3D3 में n की वैल्यू तो मेरे बच्चों 3 आ जाएगी, l की वैल्यू 2 आ जाएगी, m की वैल्यू d कक्षक है, तो d कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन, 5। अब 3 इलेक्ट्रॉन डाले गए हैं, तो 1, 2, 3, l का मान 2 है, तो -2, -1, 0, +1, +2। क्लियर है, मैंने आपको बता रखा है कि जो नए बच्चे हैं जिनको क्वांटम संख्या में समस्या आ रही है, मैं इस डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगा, वहां से जरूर क्वांटम संख्या देखें आप। तो अब आप समझिए, कह रहा था तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए, तो तीसरा इलेक्ट्रॉन मेरे बच्चों कहां पर है, तीसरा इलेक्ट्रॉन ये है, तो m का मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और s का मान, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ऊपर की ओर है तो प्लस का हाफ। अब यहां पे मैच करो, n का मान 3 देखो कहां दे रहा है, 3 तो सभी में दे रहा है, चलिए यहां से आंसर नहीं पता चला है। l का मान 2 कहां दे रहा है, l का मान भी 2 सब में दे रहा है, यहां से भी आंसर नहीं पता चला। m का मान 0 कहां दे रहा है, तो m का मान यहाँ 3 दे रहा है, यहाँ 1 दे रहा है, यहाँ 2 दे रहा है, या 0 दे रहा है, ठीक है। और s का मान +1/2, तो s का मान 1/2, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। मतलब यहां से मुख्य क्वांटम संख्या से भी नहीं आप बता पाए, दिगंशी क्वांटम संख्या से भी नहीं बता पाए, कहां से बता पाए, चुंबकीय क्वांटम संख्या से आप बता पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा इसमें देखिए एक सेम क्वेश्चन और है, 3D3 के निकाय के दूसरे इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या का मान। अच्छा उसमें तीसरे इलेक्ट्रॉन कह रहा था, इसमें दूसरा कह रहा है, तो क्या फर्क पड़ता है। हाँ बच्चों देखिए क्या फर्क पड़ता है भाई, 3D3 के दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए, चलो भाई दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए निकालें, तो n का मान तो बेटा 3 है रहेगा, l का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। m के लिए d कक्षक है, 3 इलेक्ट्रॉन है, पहला, दूसरा, तीसरा। अब वो किस इलेक्ट्रॉन के लिए बात कर रहा है, इस इलेक्ट्रॉन के लिए बात कर रहा है, तो m की वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी, -2, -1, 0, +1, +2, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे बच्चों, -1, s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +½ तो यहाँ पे चेक करते हैं बेटा, यहाँ पे देखिए भाई कहां पे मैच कर रहा है, n का मान 3 सभी में है, l का मान 2 सभी में है, ठीक है, m का मान -1, तो -1 देखिए कहां पे है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -1 है, मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन मैच करेगा,
हमारा कौन सा ऑप्शन बेटा बच्चों मैच करेगा? सी नंबर। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी नंबर सही होगा इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? दिगंशी क्वांटम संख्या L बराबर 2 के लिए चुंबकीय क्वांटम संख्या के कुल मान कितने होंगे? अब कह रहा है L बराबर यदि 2 है, ठीक है, तो चुंबकीय क्वांटम संख्या के कुल मान कितने होंगे? तो कुल मान यहां पे मैं डायरेक्टली फार्मूला बता रहा हूं, फिर इसको सिद्ध करके भी बताएंगे। चुंबकीय क्वांटम संख्या के कुल मान के लिए फॉर्मूला होता है 2l प्लस 1। क्या होता है बेटा? 2l प्लस 1। तो अगर हम यहां पे बात करें तो 2 इंटू 2 प्लस 1 इक्वल आ जाएंगे 5। तो इसका राइट आंसर देखो क्या आ रहा है? डी। अब इसको हम प्रूव करके भी देखते हैं। L का मान अगर 2 है तो चुंबकीय क्वांटम संख्या के मान, अब बेटा आपको पता है कि L का मान 2 है, ठीक है, तो चुंबकीय क्वांटम संख्या के मान क्या होते हैं? फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है याद करो कि प्लस एल माइनस एल से प्लस एल तक। तो m बराबर क्या आएगा? -2 कामा -1 0 प्लस 1 प्लस 2। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं? टोटल नंबर ऑफ वैल्यू कितनी आ रही है? 5। और फार्मूले से भी 5 आ रही है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर 2 के लिए चुंबकीय क्वांटम संख्या m के कुल मानों की संख्या कितनी होगी? मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर 2 के लिए चुंबकीय क्वांटम संख्या m के कुल मानों की संख्या। तो देखो n बराबर यदि 2 है तो l बराबर कितना आ जाएगा? 0,1। ठीक है, फार्मूला क्या होता है? l बराबर n माइनस 1 जीरो सहित। क्या होता है? l माइनस 1 जीरो सहित। तो फार्मूला l की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0,1। अरे यार l का मान n माइनस 1 जीरो सहित, ये आपका सूत्र होता है। तो L का मान क्या आ जाएगा? क्लियर? 0,1। तो L का मान यदि 0 होगा तो M का मान तो ऑलरेडी 0 होगा मेरे बच्चों, ठीक है। अब यदि L का मान 1 है तो M का मान क्या हो जाएगा? -1 0 प्लस 1। तो टोटल M के कितने मान आ जाएंगे? टोटल M के कितने मान आ जाएंगे बेटा? 1 2 3 4। तो टोटल M के मान 4। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4। और इसके लिए फार्मूला क्या होता है? फार्मूला अगर चुंबकीय क्वांटम संख्या का कुल मान हो तो क्या होता है बेटा? n स्क्वायर होता है। क्या होता है? n स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 4। और यहां से प्रूव करके भी हमारे पास 4 ही आंसर आ रहा है। कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है बेटा। p उपकोष के सभी इलेक्ट्रॉनों के लिए होता है। p उपकोष के सभी इलेक्ट्रॉनों के लिए होता है। तो देखिए क्या कह रहा है। अब यहां से ऑप्शन में देखते हैं। n बराबर 2 होता है? नहीं। m बराबर 0 होता है? नहीं भाई। n बराबर 2 किसके लिए होता है? n बराबर 2 भाई ये तो n कोष को आइडेंटिफाई करेगा ना, ये कोष को आइडेंटिफाई करेगा। m बराबर 0 ये पॉसिबल नहीं है। p उपकोष के सभी इलेक्ट्रॉनों के लिए l बराबर 1 होता है। p के लिए यहां पे लिखे दे रहा हूं, p सब सेल के लिए L का मान 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। ये क्लियर बेटा? चलिए तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? सी नंबर सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। सोडियम के संयोजी इलेक्ट्रॉन के लिए, किसके लिए? सोडियम के संयोजी इलेक्ट्रॉन के लिए चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान। तो सोडियम के संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी मतलब वैकेंट सेल का इलेक्ट्रॉन है ना, संयोजी मतलब आखिरी कक्षक में। तो 11 करेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो 1s2 2s2 2p6 3s1। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन तो भैया यहीं पर होगा। तो इसके लिए चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान पूछा है, तो 3s1 के लिए तो n का मान तो बेटा 3 हो जाएगा, l का मान 0 हो जाएगा। और l का मान 0 है तो m का मान तो ऑलरेडी 0 हो जाएगा। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी नंबर सही होगा, ठीक है। सोडियम के संयोजी इलेक्ट्रॉन के लिए चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान 0 होता है। कितना होता है बेटा? 0 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइटेनियम में अंतिम प्रवेशी इलेक्ट्रॉन
प्रवेशी मतलब अंतिम प्रवेश करने वाला इलेक्ट्रॉन या अंतिम इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो कह रहा था अंतिम प्रवेशी इलेक्ट्रॉन की सभी संभावित क्वांटम संख्या, मतलब संभावित क्वांटम संख्या क्या होंगी यार, मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और स्पिन क्वांटम संख्या, ठीक है। तो टाइटेनियम मतलब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें, टाइटेनियम 22 होता है, 22 का करते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2, ये होगा। अब 3d2 में प्रवेशी इलेक्ट्रॉन, तो यहां पे गौर करिए सभी लोग, मतलब 3d2 में प्रवेशी इलेक्ट्रॉन हमें निकालना है। तो प्रवेशी इलेक्ट्रॉन अंतिम प्रवेशी मतलब अंतिम के लिए निकालना है। तो n की वैल्यू तो मेरे बच्चों 3 हो जाएगी, l की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी 2, m की वैल्यू निकालें तो d पर कितने आ रहे हैं 5, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो अंतिम प्रवेशी इलेक्ट्रॉन कौन सा होगा, अंतिम प्रवेशी इलेक्ट्रॉन तो बेटा मेरे यही होगा, ठीक है। तो L का मान 2 था, तो M के मान के लिए क्या बन जाएगा -2 -1 0 +1 +2। तो अंतिम प्रवेशी इलेक्ट्रॉन कितना है -1, तो S की वैल्यू प्लस का हाफ। तो देखो कौन सा मैच कर रहा है, N बराबर 3, तो ये 3 है, ये 3 है, तो ये तो पहले से गलत हो गए। L की वैल्यू 2, इसमें भी 2 दी गई है, इसमें 1 दी गई है, मतलब ये तो बिल्कुल गलत। तो देखो बाकी मैच कर लो। M का मान अच्छा प्लस दिया गया है, हाँ तो प्लस इसलिए दिया, सुनो प्लस इसलिए वहां पे दिया गया है कि उसने लिया होगा प्लस L से -L। मैंने आपको बता रखा है कि दोनों हो सकते हैं, प्लस L से -L तक जीरो सहित भी हो सकता है और -L से +L तक जीरो सहित हो सकता है। तो आपका राइट आंसर इसका क्या बन जाएगा, ए नंबर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, 4d3 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या का सही सेट, 4d3 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं का सही सेट क्या होगा। तो चलिए देखते हैं 4d3, ठीक है। 4d3 मतलब n का मान तो मेरे बच्चों 4 हो जाएगा, l का मान मेरे बच्चों 2 हो जाएगा, और m के लिए कौन सी कक्षक बन रही है 5 बन रही है। तो पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो क्या होगा, अब 3d इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं का सेट मान, तो आप बताओ, अब इसमें ये तो कह नहीं रहा है बेटे मेरे बच्चों कि किसके लिए निकालना है, ठीक है, ये तो आपसे कह नहीं रहा है। तो m का मान क्या निकालेंगे, और s का मान तो ऑलरेडी पॉजिटिव आएगा क्योंकि सारे के इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ऊपर की ओर है। तो यहां पर अब हम देखते हैं s का मान 0 आ रहा है इसमें, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। अब देखिए n का मान 4 सभी में दे रहा है, l का मान 2 कहां दे रहा है, अच्छा देखो इसमें 3 दे रहा है, तो ये तो बिल्कुल गलत क्योंकि l का मान यहां 2 आ रहा है, ये भी 3 दे रहा है, तो ये भी बिल्कुल गलत। तो इसका मतलब राइट आंसर हमारे पास ये सही होगा। मतलब इस तरीके के क्वेश्चन पे हम ऑब्जेक्टिव से आंसर निकालते हैं, क्योंकि हमें तो ये पता ही नहीं था ना। अब सोचो इस बात को, मुझे तो ये पता ही नहीं था कि 4d3 में किस इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है, तो उसी हिसाब से ऑप्शन सेट हुआ करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2pz इलेक्ट्रॉन की चुंबकीय क्वांटम संख्या बताइए। 2pz, तो आप एक बात समझिए, 2pz कह रहा है, इसका मतलब क्या है, p सबसेल होगा कोई ऐसे करके, और आपको मैंने बता रखा है कि पहले px होता है, pz होता है और py होता है। तो pz के लिए हमेशा, pz के लिए, z के लिए हमेशा चुंबकीय क्वांटम संख्या की वैल्यू क्या आएगी, 0 ही आएगी। कितनी आएगी, 0। तो इसके लिए देखो 0 कहां दिया है, ये 0। क्यों 0 आएगी, क्योंकि अगर l की वैल्यू 1 होगी तो क्या होगा -1 0 +1, तो z भैया किस में आएगा, 0 में ही तो आएगा। तो z हमेशा किस में आता है, 0 में। ये मैंने आपको बता रखा है, p के लिए ये बताया था और d के लिए याद रखना कई बार बता चुका हूं बच्चों, लेकिन फिर भी याद रखिएगा, dx² - y² dzx, मच्छर बैठ गया क्या यार, dzx dz² dxy और dyz, ठीक है। तो इसके लिए भी z² की वैल्यू कितनी आएगी,
जीरो आएगी चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 4D इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्याओं का 4D इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्याओं का सेट बताना है। ठीक है, 4D इलेक्ट्रॉन की। तो अब एक बात सोचिए बेटा, 4D इलेक्ट्रॉनों के लिए बताना है तो n की वैल्यू तो बेटा मेरे 4 हो जाएगी, l की वैल्यू मेरे बेटा 2 हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है? क्वांटम संख्याओं का सही सेट। तो आप सोचो n की वैल्यू 4 कहां कहां दी है? n की वैल्यू 4 तो भैया सब में दी गई है। ठीक है, l की वैल्यू 2 कहां कहां दी गई है? तो इसमें तो l की वैल्यू 3 दी गई है, तो ये तो गलत हो गया। इसमें l की वैल्यू 2 दी गई है, ये सही हो सकता है, लेकिन इसमें अगर गौर करो तो l की वैल्यू 3 दी गई है, तो ये तो गलत होगा। अब सही या तो ये होगा या तो ये होगा। तो अब सोचो d में कुछ ना कुछ तो इलेक्ट्रॉन भरे होंगे। आप एक बार दिमाग लगाइए, डी में कोई ना कोई तो इलेक्ट्रॉन गए होंगे, चाहे वो 1 गया हो, चाहे 2 गया हो, चाहे 3 गए हो। और जब इलेक्ट्रॉन गए होंगे तो एस की भी वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी, चाहे वो प्लस में आए और चाहे वो माइनस में आए। लेकिन बीच वाले ऑप्शन में यहां पे एस की वैल्यू 0 दी है, तो एस की वैल्यू 0 तो पॉसिबल ही नहीं है। एस की वैल्यू 0 पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है। तो जाहिर सी बात है कि ऑप्शन कौन सा सही होगा हमारे पास? डी नंबर सही होगा। ठीक है, तो मैंने बताया ना कि कुछ क्वेश्चन को हम लोग ऑब्जेक्टिव के आधार पे आंसर सेट किया करते हैं। चलिए नेक्स्ट, किसी कक्षक में इलेक्ट्रॉनों का कोणीय संवेग। तो मैंने कोणीय संवेग के लिए आपको फार्मूला बता रखा है बेटा मेरे बच्चों, कोणीय संवेग का फार्मूला का सूत्र आपको मैं बता रखा है मैंने, h/2 अंडर रूट LL+1, ये इसका सूत्र होता है। तो देखो कहां मैच कर रहा है, चलो बी नंबर में ये फार्मूला आपका मैच कर रहा है। ठीक है, चलिए 26 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। किसी nवें मुख्य कोश में कक्षकों की कुल संख्या। तो आप सोचिए, मैं कह रहा हूं जैसे सपोज करो बेटा कि आपसे nवें मुख्य कोश, मैं कह रहा हूं कि n की वैल्यू 1 है, तो कक्षक क्या बनेगी? कक्षक तो एक ही बनेगी ना, s की, s कक्षक। अगर n की वैल्यू 2 है तो कक्षक क्या बनेंगी बेटा? कक्षक क्या बनेंगी? एक s की बनेगी और 3 p की कक्षकें बनेगी। n की वैल्यू अगर 3 है तो एक s की कक्षक बनेगी, 3 p की बनेगी और 5 d की बनेगी। तो टोटल देखो, 1 2 में 4 और 3 में 5, 3 8 1 9, तो इसका मतलब क्या बन रहा है? स्क्वायर बन रहा है ना, मतलब n स्क्वायर। तो फार्मूला आपका कौन सा सही हो जाएगा? n स्क्वायर। भाई 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आ जाएंगे, तो 4 उपस्थित है। 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आ जाएंगे, तो 5 3 8 1 9 उपस्थित है ना। ये एस कक्षक के लिए होता है, ये पी के लिए और ये डी के लिए। ठीक है, बहुत ही जी क्वेश्चन था। मुख्य क्वांटम संख्या, याद रखिएगा, मुख्य क्वांटम संख्या n=3 वाले कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या। अब आप सोचिए n=3 है, n=3 है, ठीक है, और अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है, तो L बराबर भैया क्या होगा? 0,1,2, ठीक है। और यदि L बराबर 0 होगा तो M बराबर 0 होगा, L बराबर 1 होगा तो M बराबर -1 0 +1, L बराबर अगर 2 होगा तो M बराबर -2 -1 0 +1 +2। अब उसने पूछा है इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या बताइए, तो भैया 2 इलेक्ट्रॉन, भाई इसमें भी ऑर्बिट होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे इसमें भी भरे जा रहे होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भी होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भी होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भी होंगे, 2 2 2 सभी में होंगे। तो आप सोचो 2 4 6 8 10 12 14 16 और 18, ठीक है, तो क्या आ जाएगा? राइट आंसर 18। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? इसके लिए पीछे आपको बता रखा है मैंने, 2n² होता है। कितना होता है? 2n²। तो n का मान 3 है, तो 3 × 9 दूनी 18। ये भी, इससे भी डायरेक्ट आप निकाल सकते थे, या मैंने आपको यहां ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
के कोष में उपस्थित, ठीक है, देखिए बेटा, के कोष में उपस्थित दो इलेक्ट्रॉनों के लिए किस क्वांटम संख्या के मान भिन्न होंगे? तो क्या कह रहा है, के कोष में उपस्थित। तो पहले आप ये गौर करो कि सेल क्या होते हैं, के, एल, एम और एन, ये आपके सेल होते हैं। इन सेलों के अंदर पाया जाता है सब सेल। के अंदर एस पाया जाता है, इसके अंदर एसपी पाया जाता है, इसके अंदर एसपीडी पाया जाता है और इसके अंदर एसपीडी और एफ पाया जाता है। अब कह रहा है के कोष में उपस्थित दो इलेक्ट्रॉनों के लिए किस क्वांटम संख्या के मान भिन्न होंगे? तो किस क्वांटम संख्या के मान भिन्न होंगे? आप सोचो, स्वाभाविक है कि अगर के कोष में दो इलेक्ट्रॉन होंगे तो आप सोचिए एस का मान ऊपर की डायरेक्शन के लिए प्लस होगा और नीचे की डायरेक्शन के लिए माइनस होगा। मतलब यहां पर पाउली का अपवर्जन नियम का लॉ लगेगा। एक परमाणु के दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान समान नहीं हो सकता है। मैक्सिमम कितने क्वांटम संख्या का मान समान हो सकता है? 3। कौन कौन सी? एक तो आपका मुख्य क्वांटम संख्या समान हो सकता है, दूसरा दिगंशी क्वांटम संख्या समान हो सकता है और तीसरा बेटा कौन सा समान हो सकता है? चुंबकीय क्वांटम संख्या। एक आपको 100% अलग होगा, वो कौन सा होगा? स्पिन क्वांटम संख्या। क्लियर है? तो इसमें पाउली का अपवर्जन नियम लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास असंभव है? कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास असंभव है? तो भैया 2p6 तो पॉसिबल होता है, 2p6 तो पॉसिबल है, 3s भी 1 पॉसिबल है, 3s1 पॉसिबल होता है। हाँ 2d5 पॉसिबल नहीं है क्योंकि 2d एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, 2d क्यों? क्योंकि पहले कोष में केवल s, दूसरे कोष में केवल sp और तीसरे कोष में spd होते हैं। ठीक है, और चौथे कोष में spdf। तो दूसरे में तो d का पॉसिबल ही नहीं है कि d हो, तो दूसरा इसका राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास असंभव है? तो असंभव 2d5 है। ठीक है, 2d5 नहीं होता है। आते हैं d7 विन्यास के लिए कुल चक्रण कितने होंगे? d7 विन्यास के लिए तो चलिए भाई d7 विन्यास के लिए, d7 विन्यास के लिए अगर बात करें तो d की कक्षक बना लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक, अब 7 है, मान लीजिए 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, अच्छा ज्यादा बन गए क्या? 1 2 3 4 5 6 बन गए। चलो भाई इसको हटा देते हैं, 6 बन गए थे। चलो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 7 इलेक्ट्रॉन है। पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां। अब 7 इलेक्ट्रॉन है। चक्रण तो बेटा इसके लिए ऊपर की डायरेक्शन का है, ये देखिए एक चक्रण ये ऊपर की डायरेक्शन का है तो इसका हो जाएगा +12। एक डायरेक्शन ऊपर की डायरेक्शन वाले पहले मैं काउंट कर लेता हूं। ऊपर की डायरेक्शन तो +12, ऊपर की डायरेक्शन तो +12, ऊपर की डायरेक्शन तो +12, ऊपर की डायरेक्शन तो +12। ठीक है, अब बेटा बात करूं, अब किसकी बात कर लेते हैं? अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन नीचे की डायरेक्शन का है तो -12, ये इलेक्ट्रॉन नीचे की डायरेक्शन का है तो -12, तो ये +12 -12 कैंसिल, +12 -12 कैंसिल, तो बचा क्या बेटा? कुल चक्रण हमारे पास +1/2, +1/2, +1/2, तो तीनों को जोड़ दीजिए तो हर बराबर है तो 2 आ जाएगा। 1 + 1 + 1 = 3/2। तो देखो 3/2 कहां मैच कर रहा है? 3/2 हमारे पास डी ऑप्शन में मैच कर रहा है। तो इसके कुल चक्रण कितने होंगे? 3/2 होंगे। चलिए नेक्स्ट बेटा, हाँ ये देखिए क्या कह रहा है? परमाणु कक्षक होता है। ठीक है, अब परमाणु कक्षक में क्या क्या दिया गया है? कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन की गति का वृत्तीय पक्ष या दीर्घ वृत्तीय कोश या नाभिक के चारों ओर का त्रिविमीय क्षेत्र या नाभिक के चारों ओर का वह त्रिविमीय क्षेत्र जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की सब प्रायिकता सर्वाधिक होती है। तो सबसे अच्छा स्टेटमेंट यही है हमारे पास। ठीक है भाई, परमाणु कक्षक क्या होता है
कि जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। तो हमारे पास इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डंबल के आकार का कक्षक, तो मैंने आपको बता रखा है कि बेटा मेरे प्यारे बच्चों, एस कक्षक की जो आकृति होती है वो कैसी होती है? गोली होती है। पी कक्षक की आकृति कैसी होती है बेटा? डंबल वाली होती है, डंबलाकार। और डी कक्षक की आकृति मैंने आपको बताई थी डबल डंबलाकार। क्या बेटा? डबल डंबल, ठीक है, डबल डंबलाकार। तो डंबल पूछा गया है, तो डंबल किसकी हो जाएगी बेटा? पी की हो जाएगी। तो इसमें बहुत बड़ा कुछ नहीं था क्वेश्चन पे, ठीक है, ये तो सिंपल क्वेश्चन था, सभी बच्चों को आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सा उपकोष गोली होता है? तो भैया पीछे बता रखा है कौन सा। अब कह रहा है 4p, पी तो गोली होगा नहीं, डी गोली नहीं होगा, एफ गोली नहीं होगा, तो कौन सा गोली होगा? 4s। ये पीछे भी अभी बता रखा है मैंने, ठीक है। निम्न में से कौन सा कक्षक आदैशिक होगा? तो आदैशिक बेटा क्या होता है, इस बात को समझिएगा। देखिए यहां पर एस कक्षक दिया गया है, एफ दिया गया है, डी दिया गया है और पी दिया गया है। आदैशिक मतलब जो सभी दिशाओं पे, जो जिसकी सभी दिशाएं क्या हो जाए? समान हो जाए, या सभी दिशाओं पे जा सकता हो। गोलाकार जो होता है बेटा एस कक्षक, वो अगर गौर करें तो वो अपने नाभिक से बराबर बराबर भागों में विभाजित होता है, ठीक है। तो आदैशिक जो कक्षक होगी वो कौन सी होगी? 3s कक्षक होगी, ठीक है। पी कक्षक आदैशिक नहीं होगी, डी कक्षक नहीं होगी, एफ कक्षक नहीं होगी, कौन सी कक्षक होगी? एस कक्षक। तो एस कक्षक में कौन सी दिया था? 3s, तो इसका राइट आंसर 3s हो जाएगा। आगे आते हैं, क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से आगोली उपकोष कौन सा होता है? नॉन स्पेरिकल कौन सा होता है? तो नॉन स्पेरिकल की बात करें तो यहां पर देखते हैं, अब हीलियम, बोरॉन, बेरिलियम और लिथियम, ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं एलिमेंट्स के रूप में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें कि आगोली मतलब जो गोली ना हो, है ना, जो गोली नॉन स्पेरिकल ना हो, तो उसके लिए हम पहले इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें। तो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो हीलियम होता है हमारे पास 2, तो हीलियम का करें तो 1s2 आ जाएगा। तो एस कक्षक है तो ये तो भैया गोली होती है। दूसरा आते हैं बोरॉन, बोरॉन होता है 5, तो 5 का करें तो 1s2, 2s2, 2p1। हाँ, पी कक्षक गोली नहीं होती है, पी कक्षक डंबलाकार होती है, ठीक है। नॉन स्पेरिकल आगोली मतलब ये डंबलाकार होती है। तो और देख लेते हैं, बेरिलियम 4 होता है तो 1s2, 2s2, तो इसमें भी ये स्पेरिकल होता है। इस पे लिथियम देख लेते हैं, लिथियम 3 होता है तो 1s2, 2s1, तो ये सारे के सारे क्या हैं? गोली है। मतलब ये आपके, इसकी बात करें तो ये आपका स्पेरिकल है, ये आपका स्पेरिकल है, ये आपका स्पेरिकल है, और ये आपका भी क्या है? स्पेरिकल है। अब केवल और केवल बोरान, बोरान आपका क्या है बेटा? नॉन स्पेरिकल है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोरान, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 3p कक्षक में नोडों की कुल संख्या। तो बेटा नोडों की कुल संख्या के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास, नोडों की कुल संख्या का फॉर्मूला होता है n-1, ठीक है। तो 3p, सॉरी किसके लिए बेटा कह रहा है? 3p, तो n का मान 3 - 1 तो बराबर कितना आ जाएगा? 2। तो यहां पर कुल नोडों की संख्या कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। कुल नोडों का फॉर्मूला क्या होता है? n-1, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। 5f कक्षकों में क्या कह रहा है? 5f कक्षकों में समायोजित होने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो 5f कक्षकों में, तो भैया f कक्षक दिया गया है, क्या दिया गया है? f कक्षक। तो f कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने समायोजित हो सकते हैं? 14। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 14 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, क्या दिया गया है? परमाणु के विभिन्न ऊर्जा स्तरों में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या निम्नलिखित में से किसमें निर्धारित होती है?
तो आप बाऊ में नहीं होती है, हुंड में नहीं होती है, किसमें होती है बेटा मेरे? पाउली में। पाउली के अपवर्जन नियम में क्या होती है? परमाणु के विभिन्न ऊर्जा स्तरों में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या निर्धारित होती है। चलिए नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नियम के आधार पर कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2 होती है? तो पाउली का अपवर्जन नियम का निष्कर्ष, ठीक है, पाउली के अपवर्जन नियम के निष्कर्ष में बताया गया है कि पाउली के अपवर्जन नियम के निष्कर्ष कहते हैं कि किसी भी कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2 हो सकती है। तो ये कौन सा है बेटा? पाउली का अपवर्जन नियम। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्या कह रहा है? इलेक्ट्रॉन पहले उस उप ऊर्जा स्तर को ग्रहण करता है जिसके लिए n+l का मान कम होता है। यह कथन किसका था बेटा? यह कथन आप-बाऊ नियम के आधार पर बोला गया था। किसका था? आप-बाऊ नियम के आधार पर बोला गया था, ठीक है। n+l का नियम कम होगा, ये कथन किसमें बोला गया था? आप-बाऊ नियम के आधार पर बोला गया था। चलिए नेक्स्ट, z बराबर, z को बेटा हम लोग बोलते हैं एटॉमिक नंबर। क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर। तो अब क्या कह रहा है? z बराबर 1 से 100 तक के कितने तत्वों में d इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे? तो बेटा आपको पता है, मेरी बात समझना, d इलेक्ट्रॉन कहां पे उपस्थित होंगे? जहां से जिन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते समय अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां प्रदर्शित हो, अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां प्रवेश करता हो? डी कक्षक में, ठीक है, उन्हें डी ब्लॉक के एलिमेंट्स बोलेंगे। तो 20 तक की अगर बात करूं मैं, 1 से लेकर 20 तक, मतलब हाइड्रोजन से लेकर कैल्शियम तक की बात करूं, तो वहां तो डी ब्लॉक होगा नहीं, ठीक है, डी इलेक्ट्रॉन तो आता नहीं है। तो 1 से 20 तक तो डी कक्षक होंगे नहीं। 21 मतलब स्कैंडियम से आगे जितने भी तत्व जाएंगे वो सारे के सारे तत्व में डी ऑर्बिट पर इलेक्ट्रॉन जाएगा, मतलब डी उपकोष पे इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। तो 1 से 100 मतलब 100 में 20 घटा दीजिए तो आपका कितना बचा? 80 इलेक्ट्रॉनों में उपस्थित होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है? परमाणु जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इसमें कितने युग्मित इलेक्ट्रॉनों उपस्थित है, इलेक्ट्रॉन उपस्थित है? तो देखिए बेटा, परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p2 दिया गया है, ठीक है। तो इसका मतलब p में कितने इलेक्ट्रॉन है? p 3 कक्षकें होती हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे भैया? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो 2 ही हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 2, क्योंकि दोनों का जोड़ा नहीं बना हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, क्रोमियम ट्रिपल पॉजिटिव जिसका परमाणु क्रमांक 24 है, मैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है। तो सबसे पहले आपको मैं यहां से क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करूं, तो 1s2 क्रोमियम एक्सेप्शन होता है, 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5। अब चूंकि क्रोमियम का तो बात नहीं कर रहा था, किसका? क्रोमियम ट्रिपल पॉजिटिव का। तो इसका करते हैं, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 3d3। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन संख्या पूछ रहा है, तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन यहां पे इंटर करना है बेटा? 3 1 2 3। तो तीनों क्या है? अनपेयर हैं। तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन इक्वल 3। तो इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 3। तो मतलब आंसर नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा था? क्रोमियम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा बेटा? क्रोमियम परमाणु का आद्य अवस्था मतलब ग्राउंड स्टेट इसको बोलते हैं इंग्लिश में, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? मूल अवस्था बोलते हैं, ठीक है। क्या कह रहा था? क्रोमियम परमाणु का मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो देखिए क्रोमियम मतलब क्या होगा? Cr 24 होता है, तो इसका करें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d5। तो अब चूंकि उसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Ar के माध्यम से दिया गया है, तो अगर Ar मतलब 18 शॉर्ट फॉर्म में दिया गया है, तो 2 2 4 6 10 2 12 6 18, मतलब यहां से यहां तक आप इसको क्या लिख सकते हैं बेटा? Ar लिख सकते हैं, और इधर कितना आ जाएगा? 4s1
और 3d5। तो देखिए ये कहां मैच कर रहा है, कहां पर मैच कर रहा है बेटा, बी नंबर में मैच कर रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, Fe डबल पॉजिटिव परमाणु क्रमांक 26 में युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो आपको पता है Fe डबल पॉजिटिव का मैं यहाँ पे डायरेक्टली कर दे रहा हूं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 और 3d6। तो 3d6 में यहां पे गौर करिए, एक इलेक्ट्रॉन 2 3 4 5 6, तो अब जोड़े में कितने नहीं है, 4 नहीं है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बेटा कितने आ जाएंगे, 4। तो देखिए ऑप्शन कौन सा सही हो गया, डी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो गया। नेक्स्ट Cu डबल पॉजिटिव में युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो बेटा क्या आ जाएगा, Cu, ये भी एक्सेप्शन है, तो पहले मैं Cu का आपको सिखाता हूं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 29 होता है, इसको सिखाएं तो क्या आ जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d10। अब चूंकि Cu डबल पॉजिटिव का निकालना है, तो Cu डबल पॉजिटिव का बेटा क्या आ जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 और 3d9। अब यहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी जा रही है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन अनपेयर है, कितना है बेटा, सिंगल। तो यहां पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा मेरे बच्चों, एक आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोबाल्ट डबल पॉजिटिव में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो चलिए कोबाल्ट का 27 होता है, सीधे सीधे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किए दे रहा हूं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 3d7। ठीक है, अब यहां पर बेटा 3d में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां पर कितने आ जाएंगे बेटा मेरे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, जोड़े कितने के नहीं बने हैं, 3 के। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मुख्य क्वांटम संख्या प्रदर्शित करता है। तो याद रखिएगा मुख्य क्वांटम संख्या बेटा नाभिक से इलेक्ट्रॉनों की दूरी को प्रदर्शित करता है। नाभिक से इलेक्ट्रॉनों की दूरी मतलब ये न्यूक्लियस है और ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, तो ये बताएगा कि कितने कोष हैं। अगर ये डिस्टेंस होगी तो इसका मतलब सिंगल कोष, कोष जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे कोषों की संख्या बढ़ेगी। तो मुख्य क्वांटम संख्या कोष को प्रदर्शित करता है। ठीक है, चलिए उसके बाद चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या बताती है। तो बेटा चुंबकीय क्वांटम संख्या कक्षकों का अभिविन्यास दर्शाती है। क्या दर्शाती है, चुंबकीय क्वांटम संख्या कक्षकों का अभिविन्यास दर्शाती है। क्लियर है, तो आई होप यहां तक क्लियर हुआ होगा। आज की क्लास में क्वांटम संख्या की क्लास में पूरे 50 से 50 क्वेश्चन। ठीक है, अगली जो मैं ऑब्जेक्टिव की क्लास लेके आऊंगा उसमें भी 50 क्वेश्चन होंगे। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर पूरा हम लोग कवर करने वाले हैं। क्लियर है, ऐसे ही वीडियो आपको हर चैप्टर के मिलेंगे, तो देखते रहिए और ज्यादा से ज्यादा तक बच्चों तक ये वीडियो पहुंचाइए, शेयर करिए ताकि उन बच्चों का भी फायदा हो। ठीक है, थैंक यू।